हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और चलिए हम पढ़ेंगे आज गृह प्रबंधन की महामैराथन क्लास। और हाँ, एक बात और, आप लोगों का बहुत बहुत आभार इतना प्रेम और सहयोग देने के लिए, और सबसे बड़ी बात इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, जो लाइव क्लास हमने परसों स्टार्ट की। देखिए, लाइव क्लास लेने का कोई मोटिव नहीं था, बस सडनली मुझे लगा कि जो है देखते हैं कि कितने लोग जो है जुड़ेंगे। देखिए, कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए लाइव क्लास के माध्यम से। देखिए, परीक्षा के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एलटी ग्रेड की आ गई भर्तियां, इसमें ऐसा है उसमें वैसा है, बीटीसी वाले बाहर हो जाएंगे, बीएड वाले अंदर रहेंगे, और पीजीटी के लिए लागू। तो ये तो खैर ठीक है, बात तो सही ही है। एलटी में जो है बीएससी बीएड लागू हो जाएगा, बाकी जिसका बीए होम साइंस से फॉर्म नहीं डल पाएगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस जो है वक्त, ये सब बात जो है मौका सही बातों करने का नहीं है। बाकी इतना आप सब लोग बहुत मतलब भर का जानकार हैं। तो देखिए, जो है इसी सब चीज़ों के लिए हमें लगा कि लाइव क्लास आकर के थोड़ा सा इस पर चर्चा की जाए। तो देखिए, इस समय आप इसको मत सोचिए। आप सबसे पहले अपना ये एक उद्देश्य रखिए कि हमारी जो परीक्षा है टीजीटी और पीजीटी की, उसको हम देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा अच्छे से निपट गई है, और जिसने भी दिया है, इसके अलावा इस पर आप अपना फोकस करिए। बाकी देखिए, ना यूट्यूब कहीं चला गया है, ना जो है कहीं आयोग चला गया है। जो भी घटनाएं हैं, जो भी सूचनाएं हैं, सब आपको बहुत अच्छे से परोस करके मिलेंगे। आप अच्छे से देखिएगा, इसको देख करके मन में घबराहट मत लाइए प्लीज। ये मेरा उस उद्देश्य था। तो आप लोगों का इतना जो है सहयोग मिला, जो है इतनी रिस्पेक्ट मिली कि क्या ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए, उसी की जो है मोटिव पर जिसमें जो जो कमेंट थे कि आप मैम ये पढ़ाइए, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर होम साइंस की जो है एक गृह प्रबंधन की महामैराथन क्लास लेकर आए। क्योंकि देखिए, ब्रांच वाइज रिवीजन में हमारा होम मैनेजमेंट नहीं चल पाया था। लेकिन हाँ, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको होम मैनेजमेंट की थ्योरी क्लास और कुछ क्वेश्चंस क्लास आप जो है बहुत अच्छे से आपको मिलेंगी। यारी पट पट शुरू कर दी मैथ्स लगातार। तो चलिए फिर देखते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें हम बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं। जितना होम साइंस में जो जो ये होम मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक हैं, उसमें से लगभग लगभग आधे टॉपिक हमने इसमें बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और इसके बाद आप हमें बताइएगा। और वैसे तो जो है टेक्सटाइल के लिए भी बताया गया, लेकिन देखिए, होम मैनेजमेंट में हम ये होम जो है गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं आता है। तो देखिए, नहीं सबसे पहले याद रखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं गृह प्रबंधन के बारे में, बहुत जल्दी जल्दी जो है समझेंगे। तो गृह प्रबंधन आप जानते हैं, तो ये क्या है? ये एक जो है गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? मानसिक प्रक्रिया है गृह व्यवस्था। ठीक है, कहा किसने है? तो ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा है। क्या? तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ये बता सकते हैं। यह ऐसी व्यवस्था है जो कि मानसिक प्रक्रिया है। इसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा व्यवहारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो उस तरह से देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, है ना। इसके बाद देखिए और क्या है, तो यह एक अदृश्य कौशल है, यह एक मानसिक सतत मूल्यांकन है। ठीक है, सामूहिक प्रक्रिया है, प्रयास है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस तरह से बताया जाता है। और कुछ देखिए इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, इसको हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी। कोटजिन ने क्या कहा है? तो देखिए, कोटजिन महोदय ने कहा है कि गृह प्रबंधन क्या है? तो यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, इतना याद रखिए, व्यवहारिकता, इसको याद रखेंगे तो ये कोटजिन का बताया हुआ है। फिर देखिए पी देवदास। ठीक है, पी देवदास, आप देवदास याद रखेंगे। पी देवदास ने क्या कहा है? तो इसको एक बांध के समान माना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि इसको बांध कहा है। ठीक है, फिर ग्रास एंड क्रैंडल ने क्या कहा है? गृह प्रबंधन क्रियाशील यंत्र है। और ओपेनहेम ने कहा है कि जो है प्रबंधन की जड़ संस्कृति है। ये सारी चीजें। इसके अलावा मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग बुक। ठीक है, ये किसकी है? तो ये निकिल और डार्सी की है। ठीक है, ग्रास कैंडल ने क्रियाशील यंत्र कहा है। इस तरह से हमारी
बहुत सारी चीजें आपकी होम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चलिए फिर देखिए, आंसर करिए आप लोग। वैसे भी इतना समझाने के बाद आंसर वैसे भी क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा तत्व नहीं होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोजन का प्रथम चरण है? आयोजन का प्रथम चरण कौन सा? ए है निष्पादन, बी है नियंत्रण, सी है योजना। फिर ठीक है, इसके बाद फिर डी है मूल्यांकन। तो जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा योजना, है ना। योजना बनाना इसका किसे गृह प्रबंधन का प्रथम चरण है, ठीक है। देखिए क्या होता है, आयोजन हम कह सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, या फिर योजना, ऐसे हम करेंगे। इसके बाद फिर हम जब योजना बनाने के बाद नियंत्रण पूर्वक इस पर हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे, ठीक है। इसके बाद कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे मूल्यांकन। ओके, तो इस तरह से ये हमारा देख लीजिए, ये प्रथम चरण हो गया, ये द्वितीय हो गया, और ये तृतीय हो गया, और ये पूरे सीरियल में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सब लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट तैयार कर लिया होगा, लेकिन रिवीजन करना है आपको। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको करेंगे। फिर नियंत्रण नियंत्रण प्रक्रिया में सबसे प्रथम कार्य क्या होता है? ए है कार्यान्वयन, बी है मानक निर्धारण, सी है सुधार, डी है मूल्यांकन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी मानक निर्धारण, ठीक है। अगर हम नियंत्रण कर रहे हैं तो उसका जो है क्या कहते हैं, प्रथम कार्य क्या होगा? मानक निर्धारण करना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि नियंत्रण क्या है, तो नियंत्रण जो है, नियंत्रण के भी जो है चरण है ना, यह एक यंत्र है, यह एक यंत्र है, बताया है किसने? निकिल और डार्सी ने, ठीक है। और नियंत्रण के कितने हैं? तो बल, शक्ति, निरीक्षण, समायोजन, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जो है किसके अंतर्गत आती हैं? तो वो नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले आइए मूल्यांकन के बारे में समझते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? यह एक जो है व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ठीक है। आयोजन, नियोजन हो सकता है, फिर आपका क्या होगा? आयोजन, ये आयोजन और नियोजन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। फिर इसके बाद नियंत्रण आता है, फिर इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन देखिए, इवेल्युएशन क्या होता है? मूल्यांकन आप समझ लीजिए, ठीक है, यह कह सकते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन। तो इसमें क्या होता है? तो ये कई प्रकार का होता है। ये और एक लास्ट है ना, ये जो है लास्ट स्टेज है, या कह सकते हैं अंतिम चरण है। और ये मूल्यांकन के प्रकार जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे सर्वोपरि मूल्यांकन। देखिए बहुत सी चीजें इसमें लिखी नहीं जा सकती, लेकिन आप जो है ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से देखिए थोड़ा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। सर्वोपरि मूल्यांकन हो गया, सविस्तार मूल्यांकन हो गया, सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पात्मक मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन के स्तर, मूल्यांकन के 3 स्तर होते हैं। आयोजना का मूल्यांकन, फिर क्रियान्वयन का मूल्यांकन, फिर परिणाम का मूल्यांकन, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है समय प्रबंधन, कार्य सिद्धि मापन, फिर है कार्यशाला आयोजन, डी है धन व्यय। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य सिद्धि मापन। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? आप लोगों ने निर्णय प्रक्रिया बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया, यानी कि आपकी क्या होती है? डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके लिए क्या होता है? ये क्या होता है? तो ये जो है, एक मिनट, निर्णय प्रक्रिया जानती हैं आप? तो ये एक हृदय है, कह सकते हैं। और पूरा एक तरह से कह सकते हैं, एक दूसरे के जो आयोजन होता है, निर्णय प्रक्रिया या व्यवस्थापन एक दूसरे से जो होता है, वो क्या होता है? तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। निर्णय प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन एक दूसरे के पूरक है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय प्रक्रिया क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया। आप खुद सोचिए, किसी चीज का आप निर्णय ले रही हैं अगर, तो निर्णय लेंगे तो क्या होगा? उसको बार बार सोचेंगे, कैसे करना है, किस तरह से करना है, एक तरह से मेंटल प्रोसेस आपका लग रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? निर्णय प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है। और प्रबंधन का हृदय कहा है किसने? ग्रास एवं क्रैंडल ने, ठीक है। ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या कहा है? तो निर्णय प्रक्रिया को प्रबंधन का हृदय कहा। हम बस इस शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, हृदय याद रखिएगा आप जो है, ठीक है।
निर्णय प्रक्रिया का हृदय कहा है। इसी ब्रिटन ने क्या कहा है कि निर्णय व्यवस्थापन की सबसे छोटी इकाई है, यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया। और पूछा गया है अंतिम चरण कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है पहला है विकल्पों का मूल्यांकन, फिर क्या है, फिर है समस्या की पहचान, फिर है अंतिम निर्णय लेना, फिर है विकल्पों की खोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अंतिम निर्णय लेना। यही क्या है, तो यही जो है उसका अंतिम चरण है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लक्ष्य निर्धारण में सबसे पहले क्या तय किया जाता है। ऑप्शन ए है साधन, बी है कार्य, सी है उद्देश्य, डी है बजट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उद्देश्य। ठीक है, यही लक्ष्य निर्धारण में सबसे पहले तय किया जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है मूल स्तर को प्रभावित करने वाला जो है घटक क्या है। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्य, मूल और स्तर की बात आ गई। ठीक है, आप लोगों ने आई होप लक्ष्य, मूल, स्तर को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम समझेंगे लक्ष्य, मूल और स्तर। तो देखिए इसको जो है ट्रायंगल में बताया गया है हमारा। तो ये हमारा होता है मूल्य, ये हो गया आपका लक्ष्य, ये हो गया आपका स्तर। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी परिवार की व्यवस्था के 3 तत्व होते हैं, है ना, जो कि मूल, लक्ष्य, स्तर हैं। और जिसमें मूल्य वह इकाई है जो कि लक्ष्य की ओर क्या होती है, धीरे धीरे अग्रसर होती है ना, स्तर की ओर प्राप्त होती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मूल्य स्तर को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, जो हमारे स्तर को प्रभावित करेगा। ये हो गया धन, भी हो गया साधन, सी हो गया धन, साधन यहाँ पर था, डी है शिक्षा। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा। ये हमारे स्तर को क्या करती, प्रभावित करती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है, आय व्यय तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ए है बचत, बी है व्यय, सी है वेतन, डी है ऋण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी वेतन। वेतन हमारे मुख्य स्रोत का हिस्सा है, या आय का मुख्य स्रोत का हिस्सा है वेतन। और देखिए वेतन, यहाँ से बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो देखिए जो भी हमारा मुख्य स्रोत है वो वेतन है, या फिर आप यहाँ पर ऑप्शन वेतन है इसलिए मिलाएंगे क्योंकि बचत नहीं होगा, वे नहीं होगा, ऋण नहीं होगा। बाकी उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वेतन ही है। जैसे कोई मजदूर है, उसको अगर उसके कार्य के बदले में अगर मिल रहा है कुछ, तो वो भी उसका जो है प्रमुख स्रोत हो जाएगा। या फिर जैसे कोई लेखक है, उसको रॉयल्टी मिल रही है ना, किताबों के छपने की, पुस्तकों की, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो हो जाएगा। और जो ब्याज व्याज मिलता है, इन सारी चीजों से प्राप्त जो चीजें हैं वो भी हमारी आय के स्रोत में आती है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन के जो है अकॉर्डिंग करेंगे वेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वे प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है बचत, बी है ऋण, सी है आय, डी है योजना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, योजना। वे प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है योजना। योजना बनाकर हम जब कार्य करेंगे, योजना बनाकर जब हम व्यय करेंगे, उसमें भी जो है क्या होगा, एक तालिका बनाएंगे, योजना बनाएंगे, तो फिर जब हम व्यय करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बचत का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए 2005 की 6 में मुझे नहीं याद रहा, कई बार बताया है। बचत, आय और बचत से, बजट से कुल 14 प्रश्न आए थे, आप लोग इतना याद रखिएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है अछूता नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। ए है व्यय, फिर देखिए ऑप्शन है ऋण चुकाना, फिर है भविष्य सुरक्षा, डी है आय घटाना। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भविष्य सुरक्षा। ठीक है, बचत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भविष्य सुरक्षा है। ठीक है, अगला ये देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य, सॉरी एक मिनट, कार्य का अर्थ है, कार्य सरलीकरण। देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कार्य सरलीकरण। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, कार्य सरलीकरण, या आप कह सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन, है ना। ठीक है, ये आपका हो गया कार्य सरलीकरण का अर्थ है। ए कार्यों का वर्गीकरण, बी है कार्यों का कुशल निष्पादन, सी है कार्यों का विभाजन, डी है समय प्रबंधन। ठीक है, तो हमारा देखिए कार्य सरली का क्या, सरल का क्या अर्थ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कार्यों का कुशल निष्पादन। ठीक है, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। कार्य सरल जो है, कार्यों का कुशल निष्पादन, यही है
कार्य सरलीकरण। आइए कार्य सरलीकरण के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए ये क्या था, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो है अपंग महिलाओं के लिए बनाया था, ठीक है। मार्विन मुंडेल द्वारा ये विचार दिया गया था, ठीक है। किसने दिया था, तो मार्विन मुंडेल ने दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। मार्विन मुंडेल का ये दिया हुआ था कि कार्य सरलीकरण, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखने की चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा देखिए इसके 3 तत्व होते हैं, कार्य, कार्यकर्ता और कार्य निक्षेप। ये याद रखिएगा कि कार्य सरलीकरण के कितने तत्व होते हैं, तो इसके 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 हो गया आपका कार्य, ठीक है, नंबर 2 पे आपका क्या आ गया, कार्य कार्यकर्ता, ठीक है, कार्यकर्ता। नंबर 3 पे क्या आ गया, तो निक्षेप। ये याद रखिएगा, तीनों कार्य सरली के कितने तत्व हैं, तो मेरी आवाज पे ना ही जाएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 तत्व होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कार्यों का कुशल निष्पादन। देखिए 11 बज रहा है और क्लास रिकॉर्ड कर रही हैं आप लोगों की। पहले तो इतनी देर तक सब काम वाम हुआ, तो थोड़ा सा रात में जगते हैं बहुत देर तक, तो पानी वानी पीते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा और दिक्कत रहती है गले में। वैसे दिक्कत है ही, आप लोगों से हमने शेयर किया है थोड़ा सा। चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ तक थे, यहाँ पे चलिए ये देखते हैं। फिर क्वेश्चन हमारा है, समय प्रबंधन का मुख्य तत्व क्या है। ए है योजना, बी है मूल्यांकन, सी है आयोजन, डी है निर्णय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना बनाना। अभी हमने बताया था, है ना, समय प्रबंधन जब हम करेंगे तो योजना बनाकर करेंगे, ये हमारा मुख्य तत्व होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, धन प्रबंधन में कौन सा चरण सबसे पहले आता है। ए है व्यय, बी है बचत, फिर इसके बाद सी है योजना बनाना, डी है ऋण लेना। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना बनाना, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के वर्ग में नहीं आता है। परिवर्तन के जो वर्ग दिए हैं, ठीक है, तो वो किस है, इसके वर्ग में क्या नहीं आता है, इसको देखते हैं। ए है विकासात्मक परिवर्तन, बी है आकस्मिक परिवर्तन, सी है इच्छित परिवर्तन, डी है विनाशकारी परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, विनाशकारी परिवर्तन। ये परिवर्तन के वर्ग में नहीं आता है, बाकी विकासात्मक परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन और इच्छित परिवर्तन ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पारिवारिक चक्र का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो पारिवारिक चक्र का अंतिम चरण कौन सा होता है, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें मेरी जो PDF होती है इसमें आंसर नीचे मेंशन रहता है ना, बिना जो है समय बर्बाद के तुरंत आप लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप बिल्कुल भी मेहनत ही ना करें, ठीक है। तो जो ऑप्शन देख लेते, ए है विवाह, बी है बाल्यावस्था, सी है वृद्धावस्था, डी है सेवानिवृत्त। तो देखिए पूछा गया है अंतिम चरण। देखिए आप जानते हैं ना, विग्लो ने कब किया था, तो 1930, ठीक है, 1930 में पारिवारिक चक्र को 3 भागों में बांटा, ठीक है, बिग्लो ने। और इसके बाद जो है क्या किया था, इनकी 8 उपावस्थाएं भी होती हैं, लेकिन मुख्य इनकी 3 अवस्थाएं हैं, इतना आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी, तो पहली है प्रारंभिक अवस्था। हम देखिए पूरा डिटेल में समझाए दे रहे हैं, इसके बाद आप आंसर करेंगे तो गलत नहीं होंगे। कहीं से भी बनेगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। वैसे सब लोगों के पास नोट्स लिखा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस तरह से समझा के आप लोगों को पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या बताया है, विग्लो ने पारिवारिक चक्र को जो है 3 भागों में बांटा है। हम मुख्य 3 भागों की बात करेंगे यहाँ पर। वैसे तो विग्लो की जो है 8 उपावस्थाएं भी बताई गई हैं, ठीक है, लेकिन हम उन पर चर्चा ना करके इन्हीं 3 अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 हमारा क्या है, ये देख लेते हैं। पहला है प्रारंभ या आरंभ की अवस्था, ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रारंभ या आरंभ की अवस्था। दूसरा क्या है, तो दूसरा है विस्तार अवस्था, ठीक है, दूसरा क्या है, विस्तार अवस्था या कह सकते हैं वृद्धि अवस्था, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, तो तीसरा है हमारा संकुचित। यहाँ ऊपर देख लेते हैं नंबर 3 में क्या है, तो संकुचित अवस्था, ठीक है। ये हमारी तीनों अवस्थाएं हो गई, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, तो ऐसे समझ लेते हैं। प्रारंभिक में क्या होता है, देखिए एक नई नई जो है नया कपल होता है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना, परिवार निर्माण उनका होता है, उनका विवाह होता है ना। प्रारंभ स्थापत्य काल भी, इसको, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापत्य काल आप समझ लीजिए भाई, किसी चीज को स्थापित करेंगे तो पहला ही चरण तो होगा,
तो स्थापत्य काल, दीर्घकालिक, लंबा समय चलने वाला है। लक्ष्य की प्राप्ति इसमें होती, दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति होती, कार्य की आदत, उत्तरदायित्व, विभाजन, ये सारी चीजें जो है प्रारंभिक के अंतर्गत आती हैं, आप समझेंगे। और क्योंकि उसके संतान नहीं होती तो वह हर चीज को अपने ज्यादा डिटेल में, कार्य को समय देना, हर चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए जो है जो क्या कह सकते हैं, दूसरी विस्तार की अवस्था है, उसके अंतर्गत क्या आता है, शिशु का आगमन। देखिए जो नवदंपति होता है तो प्राथमिक में उनको ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, क्योंकि उनके पास हर चीज होती है, नई नई शादी हुई होती है, बच्चे भी नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हो रहा होगा और वो हर चीज को अच्छे से समय दे रहे होंगे। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ आता है विस्तार अवस्था दूसरी, इसमें शिशु आगमन, उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा, उसका जो है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, है ना, तो बच्चों ही इसी से गुजरते हैं, तो ये लंबा समय अवधि चलने वाला है। धन समय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, ऐसे प्रश्न बनेगा, धन समय श्रम की आवश्यकता किस जो है चरण में है, तो विस्तार में होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा है संकुचित अवस्था, जो कि हमारी क्या बता रही है, इसको आइए देखते हैं संकुचित अवस्था में क्या होता है। तो इसमें आई होप इस तरह से आप लोगों को पढ़ा करके हम जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा ही आप लोगों को समझ में आएगा। फिर देखिए इसको कहते हैं खाली घोषणा भी कह सकते हैं ना, व्यक्ति विशेष विकास ना, आखिरी संतान तक का आत्मनिर्भर बनना, सेवानिवृत्त होना, पुनः नियोजन करना, ठीक है, पूजा पाठ में धार्मिक जीवन बिताना, ये सारी चीजें संकुचित के अंतर्गत। जब बेटे जैसे मतलब ये है कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या होता है उनको जो है मतलब कि एक तरह से ज्यादा चीज की आवश्यकता नहीं होती। बाकी फैमिली लाइफ साइकिल की अवधारणा किसने दी थी, तो ये अवधारणा दी थी राउंड्री ने। एक नाम ये याद रखेंगे, किसने दी थी अवधारणा, तो राउंड्री ने दी थी। ठीक है, इनको याद रखेंगे। विग्लो ने जीवन चक्र की अवस्थाएं बताई, लेकिन सबसे पहले अवधारणा के बारे में बताया था राउंड्री ने, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, जब भी पढ़िएगा उनके आंसर मेंशन करिएगा प्लीज। हम देखेंगे इसी टॉपिक से जितना हमने आपको अभी पढ़ाया। देखिए जरूरी नहीं बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट तैयार करके आपको समझाया जाए, संक्षेप में, कम शब्दों में, कम पीडीएफ में आपको बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए, विग्लो ने कितनी अवस्थाएं बताई, विग्लो ने कितनी उप अवस्थाएं बताई। ठीक है, सबसे लंबा अवस्था कौन सी है, सपनों की अवस्था किसको कहते हैं, जिम्मेदारियों का विभाजन किसमें होता है, जीवन चक्र की तीसरी अवस्था कौन सी है, ये आप हमें आंसर करेंगे। फिर ठीक है, विग्लो ने कितनी उप अवस्थाएं बताई हैं, है ना, संसाधनों की मांग या जरूरतों की मांग, पैसों की मांग किस जो है चरण में बढ़ जाती है ना, और सबसे अधिक किस में आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद सबसे कम पैसों की आवश्यकता किस में होती है, विशेष ज्यादा कुछ बचता नहीं है। धार्मिक और पूजा पाठ की अवस्था कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है ना। आई होप आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को जो है हमें, जो भी हमारा वीडियो यहाँ तक देखेगा, जहां तक पहुंचेगा, तो हमें प्लीज कमेंट करके इनके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए फिर देखिए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सेवानिवृत्त। परिवार का जो है चक्र का अंतिम चरण क्या होगा, सेवानिवृत्त। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। फिर देखते हैं क्वेश्चन है, गृह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। आइए हम चर्चा करते हैं गृह व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। ए है रंग योजना, बी है बजट, सी है फैशन, डी है परंपरा। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रंग योजना। ठीक है, रंग योजना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं, कला के तत्वों में शामिल नहीं है। ए है रेखा, बी है रंग, सी है स्वाद, डी है बनावट, सी है स्वाद। तो देखिए कला के तत्वों में क्या शामिल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक तरह से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो कला के तत्व और सिद्धांत से प्रश्न जरूर बनता है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए हमको क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कला के तत्वों की और कला के सिद्धांतों की। ठीक है, कला के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, अनुपात हो गया, संतुलन संतुलन हो गया, लय हो गया, अनुरूपता हो गया, दबाव हो गया। ठीक है, ये आपके कला के सिद्धांत हो गए, 5 होते हैं। ठीक है, और कला के जो तत्व होते हैं उसमें क्या शामिल होता है, आइए इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो कला के तत्व है वो 7 होते हैं संख्या में, यहाँ पे अगर कही है तो ऐसे हम मेंशन कर दें। कला के तत्व कितने होते हैं, तो ये 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। तो रेखा हो गया, ठीक है, रेखा के बाद क्या हो गया, आकार हो गया आपका, फिर आपका क्या हो गया, डिजाइन हो गया, इसके बाद आपका क्या हो गया, तो रंग हो गया,
फिर आपका क्या हो गया, तो प्रकाश हो गया, या इसको छाया भी कह सकते हैं। फिर आपका क्या हो गया, तो रिक्त स्थान हो गया, ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स कह सकते हैं, रिक्त स्थान हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, पोत हो गया, ठीक है। इसके बाद आप विचार भी आ सकता है, तो जैसे जिस तरह से ऑप्शन होगा आप करेंगे। ये आपके कला के तत्व हो गए, ठीक है। और कला के सिद्धांत आपसे हम चर्चा करेंगे, इसी में करेंगे, चाहे जैसे जहां पर लिख लेंगे। देखिए ये 5 होते हैं क्या, तो सिद्धांत, सिद्धांत कितने होते हैं, चलिए हम इसमें लिख ही दे रहे हैं ऐसे सही से, ठीक है। ये हो गए आपके सिद्धांत, हमने अभी तत्व के बारे में चर्चा करी है। सिद्धांत हमारे होते हैं 5, ठीक है। कितने होते हैं सिद्धांत, तो सिद्धांत होते हैं 5। एक हो गया आपका अनुपात, बी हो गया आपका संतुलन, ठीक है, बी हो गया संतुलन। फिर है आपका अनुरूपता, ठीक है, क्या हो गया आपका अनुरूपता। फिर आपका हो गया लय, ठीक है, लय हो गया। फिर आपका क्या हो गया, तो दबाव हो गया, ठीक है। ये आपके 5 सिद्धांत हो गए। इस तरह से आप याद कर लेंगे, फिर इसके बाद प्रश्न बनेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए कला के तत्वों में क्या शामिल नहीं है, रेखा, रंग, स्वाद, बनावट। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वाद, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला के सिद्धांतों में संतुलन का तात्पर्य, ए है रंग योजना, बी है भार का समान वितरण, सी है ध्वनि नियंत्रण, डी है गृह प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भार का समान वितरण। ये कला सिद्धांत में संतुलन का तात्पर्य भार का समान वितरण। जैसे देखिए कोई चीज एक ये है पटरी, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका फोकल पॉइंट इसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फोकल पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई चीज हम रख रहे हैं तो एक इतनी रख रहे हैं, पता लगा एक इतनी बड़ी रख रहे हैं, तो क्या ये संतुलन होगा, आप बताइए हमको, ये कैसा संतुलन है, ये अच्छा संतुलन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर ऐसा, 1 मिनट थोड़ा सा, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब अगर कोई समान चीज रखेंगे दोनों ओर, तो वो आपके किसके अंतर्गत आएगा, जैसे ये हो गया, ठीक है, 1 मिनट। तो जैसे यहाँ पर ये हो गया, तो आप देखिए ये कैसा लग रहा है, तो ये आपका समान संतुलन लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, भार का समान वितरण। तो इस संतुलन का तात्पर्य यही होता है। अब दोनों तरफ जब बराबर होगा तो वो आपका संतुलन होगा, और वही सामंजस्य बिठाने लोगे, और यही अच्छा संतुलन माना जाता है, ठीक है। समझ में आई होप आप लोगों का आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प सज्जा में त्रिकोणीय शैली का प्रयोग किस हेतु होता है, ए संतुलन हेतु, बी है रंग योजना, सी है सुगंध हेतु, डी है किफायत हेतु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलन हेतु, ठीक है। त्रिकोणीय शैली का प्रयोग संतुलन हेतु करते हैं पुष्प सज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर की शैलियों में विक्टोरियन शैली का प्रमुख गुण क्या है, ए सादगी, बी भव्यता, सी है आधुनिकता, डी है औधिकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भव्यता, है ना। विक्टोरियन शैली का मुख्य योग गुण है भव्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि खंड चयन में किस कारक को प्राथमिकता दी जाती है, किस कारक को प्राथमिकता दी जाती है, आइए हम देखते हैं, ठीक है। ए है हमारा, 1 मिनट, ए है कीमत, बी है स्थिर, सी है आकार, फिर इसके बाद क्या है हमारा, तो है डी रंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिति, ठीक है। इसको जो है हम मानेंगे स्थिति को आंसर। फिर है मॉडल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ए है प्रदर्शन, बी है योजना बनाना, सी है रंग संयोजन, डी है समय प्रबंधन। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होने वाला है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी योजना बनाना, ठीक है। मॉडल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, भाई किसी चीज को हम अगर मॉडल तैयार कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य हो जाएगा योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश व्यवस्था में प्राकृतिक प्रकाश का लाभ क्या है, ए महंगा पड़ता है, बी कृत्रिम लाता है, कृत्रिमता मतलब, ठीक है, सी है ऊर्जा की बचत, डी है आसमान रोशनी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा की बचत। प्रकाश व्यवस्था में जब हम प्राकृतिक प्रकाश ले आते हैं तो क्या होगा भाई, प्राकृतिक ले आएंगे तो कृत्रिम का उपयोग हम कम कर देंगे, तो जिससे हमारा क्या होगा, प्रकाश में जो है क्या हो जाएगा, ऊर्जा की बचत हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक में एफडी किसका उदाहरण है, ए है चालू खाता, ठीक है, एफडी किसका उदाहरण है, ये देखते हैं। बी है बचत खाता, सी है सावधि जमा खाता, डी है ऋण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सावधि जमा खाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए एक अवधि के लिए उसमें पैसा जमा किया जाता है। फिर रसोई योजना में सबसे उपयुक्त कार्य सिद्धांत है,
ए रेखीय कार्यपथ, बी है त्रिकोणीय कार्यपथ, सी है वृत्ताकार कार्य क्षेत्र, डी है आयताकार कार्य क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिकोणीय कार्य क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि जो ये ऐसे आपका बनता है ये हो गया आपका त्रिकोणीय। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप कह सकते हैं सिंक होगा, यहाँ पर आपका फ्रिज होगा, यहाँ पे आपकी टॉल होगी। ठीक है, तो हर जैसे टॉल है तो यहाँ पे सिंक पहुंच गया, इधर बढ़े तो फ्रिज पहुंच गया, ये आपका त्रिकोणीय कह सकते हैं ट्रायंगल कार्य क्षेत्र बताता है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सर्वोत्तम भी माना जाता है। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है गृह प्रबंधन में कुशलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ए है समय प्रबंधन, बी है धन संग्रह, सी है कार्य सरलीकरण, डी है केवल मनोरंजन। तो गृह कार्य में कुशलता पाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर समय प्रबंधन। समय प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो हमारा अच्छे से हर चीज निपटेगा। फिर कार्य निष्पादन के पश्चात कौन सा चरण आता है, जब हम कोई कार्य निष्पादन कर लेते हैं उसके बाद हमारा कौन सा चरण आता है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है ए आयोजन, बी है मूल्यांकन, सी है निर्णय, डी है योजना। तो आई होप आप लोगों को लाइन तो वैसे ही क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। भाई जब हम कार्य निष्पादन कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसका हम मूल्यांकन ही तो करते हैं। थोड़ा बहुत समझ के भी कर देना है आंसर, हर चीज रटनी नहीं होती है। खास करके इसमें होम मैनेजमेंट में जो 2-3 स्टार्ट के चैप्टर हैं उनमें तो बहुत कुछ समझना होता है, इतने क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं कि क्या ही कहें। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है नए लक्ष्य बनाना, बी है व्यय बढ़ाना, सी है मानक बनाना, डी है त्रुटियों को सुधारना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी त्रुटियों को सुधारना है ना। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य त्रुटियों को सुधारना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निर्णय प्रक्रिया में कौन सा कदम सबसे पहले आता है। ए है विकल्प चयन, बी है समस्या की पहचान, इसके बाद फिर है सी निष्कर्ष, डी है योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समस्या की पहचान करना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। लक्ष्य निर्धारित करने में क्या प्रमुख है, देखते हैं ऑप्शन। ए है साधनों का मूल्यांकन, बी है योजना बनाना, सी है उद्देश्य को स्पष्टता, डी है निर्णय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर उद्देश्य की स्पष्टता। ठीक है, ये लक्ष्य निर्धारण करने में यही प्रमुख है। उद्देश्य जो होता है उसकी जो है क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है निर्धारण कार्य जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो निश्चित समय में, इन समय के दायरे में, निश्चित अनुपात में हर चीज जो है तरीके से हो जाए, है ना। एक मिनट। फिर चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मूल स्तर किससे प्रभावित होता है। ए है मनोवृत्ति, बी है जलवायु, सी है शिक्षा, डी है तकनीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तकनीक के रिपीट हो गया अभी क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका आय के स्रोतों में सबसे स्थायी स्रोत कौन सा होता है। सबसे स्थायी स्रोत कौन सा होता है भाई, देखिए ऑप्शन देखते हैं हम। उपहार हो गया, बी है वेतन, सी है पुरस्कार, डी है ऋण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा वेतन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है व्यय का नियंत्रण करने हेतु आवश्यक है। ए है बचत, बी है योजना, सी है ऋण, डी है व्यय करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी योजना बनाना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, बचत किस स्थिति में सर्वाधिक आवश्यक होता है। ठीक है, तो किस स्थिति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या आवश्यक है, तो देखते हैं। ए है आय अधिक होने पर। ठीक है, एक मिनट। बचत किसी स्थिति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ए है आय अधिक होने पर, बी है व्यय अधिक होने पर, सी है भविष्य सुरक्षा हेतु,
डी है ऋण चुकाने हेतु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी भविष्य सुरक्षा हेतु। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य सरलीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए है समय बर्बादी, बी है कुशल निष्पादन, सी है स्थान बर्बादी, डी है धन वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल कार्य निष्पादन। ठीक है, कार्य सरलीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो कुशल कार्य निष्पादन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये देखते हैं, एक मिनट। समय प्रबंधन में सबसे प्रभावी तकनीक क्या है? ए है कार्यों को टालना, बी है प्राथमिकता निर्धारण, सी है सभी कार्य एक साथ करना, डी है आराम बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिकता निर्धारण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट आप लोग रुकिए थोड़ा सा। धन प्रबंधन, एक मिनट। धन प्रबंधन का आधारभूत तत्व है, ठीक है, क्या तत्व है? ए है ऋण लेना, बी है अनावश्यक खर्च, सी है बचत करना। इसके बाद आइए देखते हैं, ऑप्शन डी है उपहार देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बचत करना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परिवर्तन के आकस्मिक वर्ग का उदाहरण है? ए है सेवानिवृत्त, बी है दुर्घटना, सी है शिक्षा, डी है पदोन्नति। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्घटनाग्रस्त। ठीक है, सॉरी दुर्घटना। परिवर्तन के आकस्मिक वर्ग का उदाहरण है दुर्घटना। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन है, पारिवारिक चक्र में किस अवस्था में आर्थिक जो है दबाव अधिक होता है? देखिए अभी हमने अच्छे से पढ़ाया था आपको। आई होप अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो फिर आंसर करेंगे आप। ठीक है, ए है हमारा बाल्यावस्था, बी है युवावस्था, सी है माता पिता बनना, डी है वृद्धावस्था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी माता पिता बनना। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, अभी सही नहीं हो पा रहा है, देखते हैं अभी थोड़ा सा। ए है गृह सज्जा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, गृह सज्जा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, गृह सज्जा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए है भव्यता, आइए फिर देखते हैं अगला क्या है। बी है आराम और सौंदर्य, सी है आधुनिकता, डी है अधिक खर्च या खर्च बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आराम और सौंदर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला के तत्वों में किसका प्रतीक है? तो ए है तापमान, बी है भावना, सी है वजन, डी है आवाज़। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भावना। कला के तत्व में रंग किसका प्रतीक है? भावना का, क्योंकि देखिए भावनाओं से जुड़ा होता है। अगर कहीं आप सुख दुख के उसमें सुखी में जा रहे हैं, शादी विवाह पार्टी वार्टी में, तो रंग जो है चटकीले पटकीले पहनेंगे, कलरफुल बढ़िया अच्छे से, तो ये एक भावना अच्छी आती है। और अगर कहीं दुख में जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि इतना चटक नहीं पहनते, नहीं कोई क्या सोचेगा। तो यहाँ भी ये चीज़ भावना से ही तो जुड़ी है। अगर वहाँ पर आप हल्के रंग सादे रंग मतलब उस तरह के पहनेंगे, लाल पीला थोड़ा पहनने से बचेंगे, तो इसका मतलब कला के तत्व में रंग किसका प्रतीक है? तो वो भावना का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, कला के तत्वों का लय का अर्थ है? ए है रंग संयोजन, बी है गतिशीलता की अनुभूति, सी है भार संतुलन, डी है विरोध। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिशीलता की अनुभूति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा में समानता को महत्व किसमें है? पुष्प सज्जा में समानता का महत्व किसमें है? ए है आकार में, बी है गंध में, सी है रंग में, डी है वजन में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फर्नीचर की आधुनिक शैली का प्रमुख गुण क्या है? फर्नीचर की आधुनिक शैली का प्रमुख गुण क्या है? ए है भारी सजावट, बी है सादगी और कार्यकुशलता, सी है जटिल डिजाइन, डी है रंगों का
प्रचुर प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सादगी का और कार्यकुशलता। ये जो है फर्नीचर की आधुनिक शैली का प्रमुख गुण है। भूमि चयन करते समय सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ए स्थलाकृति विशेषताओं पर, बी है रंग पर, सी है नाम पर, डी है मौसम पर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थलाकृति विशेषताओं पर, कि वह स्थल की जो आकृति है वो कैसी है, पथरीली है, ढीली है, ढालू है, किस तरह की। तो स्थलाकृति पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, अन्य चीज़ों पर बाद में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो मॉडल होते हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये देखते हैं। ए है कल्पना का, बी है वास्तविकता का लघु रूप, सी है कहानी, डी है रंग संयोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविकता का लघु रूप। ठीक है, ये मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रकाश व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य है। ए है खर्च बढ़ाना, बी है दृश्यता और सौंदर्य, सी है तापमान नियंत्रण, डी है गंध संतुलन। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दृश्य और सौंदर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक में बचत खाता किसके लिए उपयुक्त है? ए है ऋण लेने हेतु, बी है दैनिक लेन देन हेतु, फिर है दीर्घकालीन निवास हेतु, डी है कार्य संग्रहण हेतु, बी। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैनिक लेन देन हेतु। ठीक है, जो चालू खाता है ना, ये चालू खाता है बैंक में जो बचत खाते के लिए क्या करते हैं हम, तो दैनिक लेन देन हेतु करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कार्यकुशलता हेतु सर्वोत्तम सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए है त्रिकोण, वृत्त, वर्ग, रेखी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिकोणीय सिद्धांत। आपको हमने बताया है ये ऐसे होगा। यहाँ पर आपका जो भी आप कह लीजिए, चाहे फ्रिज हो गया, यहाँ पे आपकी सिंक हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपका टाल हो गया, ऐसे चाहे जो जहाँ पर रख लीजिए, लेकिन वो सब क्या होंगे? त्रिकोण में। ये सर्वोत्तम विधि है, ईजी वे में हर चीज़ ईजी फॉर्म में हो जाती है। फिर है, गृह प्रबंधन में संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग क्या कहलाता है? गृह प्रबंधन में संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग। ए है योजना, बी है नियंत्रण, सी है कार्यशालीकरण, डी है मूल्यांकन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्यशालीकरण। अगला क्वेश्चन है, कार्य नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आइए देख लेते हैं क्या है प्रमुख उद्देश्य। श्रम को बढ़ाना, बी है समय और ऊर्जा की बचत, सी है बजट को बढ़ाना, डी है कार्यों को विलंब करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय और ऊर्जा की बचत करना। अगला प्रश्न देखते हैं, समय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? ए है बहुकारक कार्य करना, है ना, बहुकार्य करना, फिर है प्राथमिकता तय करना, सी है कार्य को टालना, डी है देर से शुरू करना। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिकता तय करना। ठीक है, समय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्राथमिकता को तय करना। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, धन प्रबंधन में आय बढ़ना किसका मुख्य अंग है? धन प्रबंधन में आय का बढ़ना किसका मुख्य अंग है? इसको ये समझते हैं। ऑप्शन ए है वे, बी है बचत, सी है निवेश, डी है उधारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निवेश। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक परिवर्तन में कौन सा उदाहरण उचित है? कौन सा उचित है? आकस्मिक परिवर्तन में कौन सा उचित है? ए है स्कूल जाना, बी है प्राकृतिक आपदा, सी है नियमित कार्य सफाई, डी है कार्यालय में प्रमोशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक चक्र में सबसे अधिक स्वतंत्रता किस अवस्था में होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रौढ़ावस्था, है ना। सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रौढ़ावस्था में होती है, बाकी तो अन्य अवस्थाओं में इतनी स्वतंत्रता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा में सजीवता लाने का प्रयोग करना चाहिए, ये किसके लिए हम करते हैं सजीवता लाने के लिए? स्टील फर्नीचर, ताजे फूल, गहरे रंग, ठीक है, फिर हो जाएगा भारी पर्दे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ताजे फूल, है ना। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गृह प्रबंधन में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कार्य विस्तार, कार्य को प्रभावशीलता का निर्धारण, व्यय बढ़ाना, सी है समय बढ़ाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यों की प्रभावशीलता निर्धारण। अगला क्वेश्चन, आयोजन प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण क्या होता है?
तो आपका हो जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा मूल्यांकन, है ना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण, विकल्प। तो मूल्यांकन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण में विचलन का पता लगाने के लिए आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। विचलन का पता लगाने के लिए ए है मानक और निर्धारण, बी है रिपोर्ट लेखन, सी है रचनात्मक, डी है वे विश्लेषण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मानक निर्धारण। नियंत्रण में विचलन का पता लगाने के लिए मानक निर्धारण हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया में सर्व विकल्पों का विश्लेषण किस चरण में होता है। ए समस्या पहचान, बी है अंतिम निर्णय, सी विकल्पों का मूल्यांकन, डी है लक्ष्य निर्धारण। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी विकल्पों का मूल्यांकन। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट में एस का अर्थ होता है। ए है सामान्य, बी है विशेष, सी है सुरक्षित, डी है सरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मार्ट में एस का क्या उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर विशेष, है ना, स्पेसिफिक, ये आपका इसका अर्थ होता है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, मूल स्तर में किसे प्रभावित होता है ना, कि मूल स्तर निम्न में से किससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन हमारा ए है क्षेत्रफल, बी है शिक्षा और संस्कार, सी है मौसम, डी है जल स्रोत। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, तो हम देख लेते हैं, एक मिनट, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे का सबसे बड़ा हिस्सा सामान्यतः किस पर होता है। ठीक है, तो वे का सबसे बड़ा सामान्यतः किस पर होता है। देखिए हमने जो क्लास बताई थी तो उसमें हमने बताया था, है ना, कि जो है किस पर कितना कितना वे किया जाता है, एंजिल का नियम। कल क्लास में हमने, एक मिनट, कल हमने क्लास में बताया था। तो हमारा ऑप्शन है मनोरंजन, भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भोजन और आवास। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, बचत का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। ए है आवश्यक बचत, बी है आकस्मिक बचत, फिर है अपव्यय बचत, डी है गैर आवश्यक बचत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आवश्यक बचत। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण में कार्यों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ए है यादृच्छिक, बी है महत्व और प्राथमिकता के अनुसार, बी है बिना योजना के, सी है मौज मस्ती के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा महत्व और प्राथमिकता के अनुसार। ठीक है, कार्य सरलीकरण में कार्यों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, तो महत्व और प्राथमिकता के अनुसार पर हम जो हमारे कार्य महत्वपूर्ण होंगे उसको हम प्राथमिकता देंगे, है ना, प्रायोरिटी देंगे। इस तरह से हम अपने कार्यों को निष्पादित करेंगे, यही जो है नियम आपका अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय प्रबंधन में टू डू लिस्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। तो भाई देख लेते हैं क्या है। ए है कार्य को टालना, बी है कार्य को स्पष्ट करना, सी है समय नष्ट करना, डी है विलंब करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्यों को स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, धन प्रबंधन में ऋण से बचाव के लिए आवश्यक है। देख लेते हैं, जब हम मनी मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें जो हम ऋण लेते हैं या कर्जा कह सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो चीज लेनी ना पड़े। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप। ए है अत्यधिक व्यय, बी है व्यय को अधिक खर्च, व्यय से अधिक खर्च, सी है बजट बनाना और फिर है मित्रों से उधार लेना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बजट बनाना और पालन करना। हम बजट बनाएंगे, पालन करेंगे उसका सख्ती से, ये ऋण में बचाव के लिए आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिवर्तन के इच्छित वर्ग का उदाहरण है। एक मिनट पानी पी ले जरा, एक मिनट। ए है दुर्घटना, बी है स्थानांतरण, सी है प्राकृतिक आपदा,
डी है अकस्मात मृत्यु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्थानांतरण। ठीक है, परिवर्तन की इच्छित वर्ग का उदाहरण क्या है, स्थानांतरण। जहां पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपकी जो है कंफ्यूजन को जरूर दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक चक्र में बालकों का जीवन का प्रारंभिक जो है अवस्था को क्या कहते हैं। ए वृद्धावस्था, सी किशोरावस्था, डी है शैशवावस्था, है ना, सी डी है प्रौढ़ावस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैशवावस्था। भाई जो प्रारंभिक काल है वो शैशवावस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह सज्जा में एक रूपता या यूनिटी का सिद्धांत क्या दर्शाता है। ए है विविधता, बी है संतुलन असंतुलन, सी है सामंजस्य और संयोजन, डी है विरोध। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सामंजस्य और समायोजन। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कला तत्व के तत्वों में आकार या स्पेस किससे संबंधित है। ए है ध्वनि, बी है दृश्य संरचना, सी है गंध, डी है तापमान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दृश्य संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला के सिद्धांतों में अनुपात है ना, प्रोपोर्शन का तात्पर्य क्या है। ए है रंग योजना, बी है आकार का उपयुक्त संबंध, सी है गंध नियंत्रण, फिर है डी तापमान संतुलन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आकार का उपयुक्त संबंध। अगला क्वेश्चन, पुष्प सज्जा में हॉगार्ट कर्व, ठीक है, हॉगार्ट कर्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ए है रंग संयोजन, बी है संतुलन बनाने के लिए, सी है गति प्रदर्शित करने के लिए, डी है दुर्गंध छिपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गति प्रदर्शित करने हेतु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्नीचर की शैली में आर्ट डेको किससे संबंधित है। ए है 19वीं शताब्दी, बी है 18वीं, सी है 20वीं, डी है 17वीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि खंड चयन करते समय कौन से पहलू प्राथमिकता होती है। ए है भूमि की ढलान, फिर है भूमि का रंग, फिर है भूमि का स्वाद, फिर है भूमि की गंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि की ढलान। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल किस प्रकार की योजना का प्रतिरूप है। ए है काल्पनिक, बी है भविष्य के कार्य का लघु रूप, सी है केवल चित्रात्मक, डी है असत्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भविष्य के कार्य का लघु रूप। ठीक है, तो हॉगार्ट कर्व का जो है, ये जो कर्व है इसका क्या उद्देश्य होता है, तो ये गति प्रदर्शित करने हेतु तो इसका होता है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, फर्नीचर की शैली में आर्ट डेको किस युग से संबंधित है। ए है 19वीं, फिर 18वीं, बी है 20वीं, डी है 17वीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20वीं शताब्दी। ठीक है, आर्ट डेको किससे संबंधित है, 20वीं शताब्दी से संबंधित है। फिर भूमिखंड चयन करते समय कौन सा पहलू प्राथमिकता पर होता है। आइए देखते हैं। ए है भूमि की ढलान, फिर है भूमि का रंग, सी है भूमि का स्वाद, डी है भूमि की गंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि की ढलान। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। मॉडल किस प्रकार की योजना का प्रतिरूप होते हैं। ए है काल्पनिक, बी है भविष्य के कार्य का लघु रूप, डी है सी है केवल चित्रात्मक, डी है असत्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भविष्य के कार्य का लघु रूप। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, प्रकाश व्यवस्था में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक ऊर्जा बचत करता है। ए है ताप दीप्ति, फिर है एलईडी, फिर है सीएफएल, डी है हेलोजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी एलईडी। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये जो है प्रकाश की सबसे अधिक ऊर्जा को बचत करता है प्रकाश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, बैंक खाता खोलते समय कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है। ए है राशन कार्ड, पहचान पत्र, कर प्रमाण पत्र, संपत्ति रसीद। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होने वाला है ऑप्शन बी पहचान पत्र। इसके बगैर बैंक में खाता खोलना जो है आपका असंभव माना जाता है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, रसोई घर में डिजाइन एल क्या जो है योजना का लाभ क्या है। ए है कार्य क्षमता बढ़ाना, बी है कार्य खर्च बढ़ाना, सी है समय नष्ट करना, डी है अधिक स्थान घेरना, ए है कार्य क्षमता बढ़ाना। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य क्षमता बढ़ाना। क्योंकि देखिए एल आकार का जो रसोई घर होता है उसमें क्या होता है, ऐसे और ऐसे ही है आपका, मान लीजिए हो गया, तो ये ऐसे टाल बनी होती, ऐसे करके ये पूरा स्पेस होता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए गैस रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे सिंक है,
यहाँ पेन बर्तन, तो बस गृहिणी को ऐसे ऐसे चलना होगा, ऐसे 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 उसको कार्य सारे एक ही वे में। यहाँ पे फ्रिज भी रख देंगे तो एक ही वे में निपट जाएंगे, तो क्या होगा, आसानी होगी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। गृह प्रबंध में संसाधनों की कुशलता का उपयोग को क्या कहते हैं? ए है समय व्यर्थ करना, ठीक है, बी है संसाधन प्रबंधन, सी है खर्च करना, डी है धन क्षय करना। तो गृह प्रबंधन में संसाधनों का कुशलता में उपयोग क्या कहते हैं? तो वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर संसाधन प्रबंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य सरलीकरण द्वारा क्या बढ़ता है? ए अव्यवस्था, बी समय की बर्बादी, डी दक्षता उत्पादन, डी खर्च। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षता उत्पादन। कार्य सरलीकरण के द्वारा हम दक्षता उत्पादन को बढ़ाते हैं। आप जो है वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके आराम से समझ के देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे, क्योंकि नहीं तो फिर अगर फिर नहीं हो पाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। समय प्रबंधन में पोमोड्रो तकनीक का मुख्य नियम क्या है? ए है लगातार काम करना, बी है छोटे छोटे समय खंडों में कार्य करना, सी है कार्य टालना, डी है अनियमित कार्य करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी छोटे छोटे समय खंडों में कार्य करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, बस 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। हमें लग रहा था कि शायद हम आधी ही कर पाएंगे, लेकिन हम ज़्यादा मतलब ऊपर जो मेन टॉपिक थे हमने उसको बहुत अच्छे से समझा भी दिया था, फिर उसके बाद हमने किया, लेकिन जो है बहुत अच्छे से हमारा 1 घंटे में पूरी जो है 125 क्वेश्चन की सीरीज निपट गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और मुझे लगा, एक तो नंबरिंग नहीं थी तो मुझे लगा कि शायद अभी 70-72 क्वेश्चन हुए होंगे उसके आसपास, लेकिन जब देखा 10-12 बचे तो सोच रहे हैं कि इसी में निपटा दे, ठीक है। और वैसे भी ठीक ही है, कोई इतना दिखावा नहीं करना कि 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में हुआ, आगे नहीं हो पाएगा। तो कि आपको हमने शुरुआत नहीं बताया था कि 11 बज रहा है, 11 बजे हम रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो वैसे भी रात अपनी ही होती है, लेकिन यह है कि समस्याएं कुछ थी, लेकिन फिर भी अगर दिन होता तो हो सकता है ना हो पाती रात में, और अन्य रुकावटें नहीं आई, तो इसलिए जो है कंप्लीट हो गया। तो ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धन प्रबंधन में बजट बनाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए है व्यय का अनुमान। और एक चीज, अगर जहां भी कोई कंफ्यूजन होगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको जो है आपको लाइव क्लास में आपका जो है जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। बी है ऋण लेना, फिर उसके बाद है सी है आय को छुपाना, डी है केवल बचत। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा व्यय का अनुमान लगा। देखिए क्लास रोक दिए थे थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है धन प्रबंधन में बजट बनाते समय क्या करना चाहिए? व्यय का अनुमान, बी है ऋण लेना, फिर है आय को छुपाना, फिर है केवल बचत करना। आप लोगों को आई होप लगेगा जब आप देखेंगे तो कि मतलब बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है, बस किसी तरह से मुश्किल से इसको कंप्लीट करे दे रहे हैं। ए है आज देखिए, आज ही लाइव क्लास भी 1 घंटे से ऊपर की हो गई, लगातार बोलने की वजह से गले में प्रॉब्लम हो गई मुझको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा व्यय का अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन हमारा है परिवर्तन के विकासात्मक वर्ग में आता है। ए है दुर्घटना, बी है शिक्षा प्राप्त, सी है बाढ़, डी है मृत्यु। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा प्राप्त, ठीक है। परिवर्तन के विकासात्मक वर्ग में क्या आता है? शिक्षा प्राप्त आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक चक्र के किस चरण में वित्तीय बोझ सबसे कम होता है? तो देखिए इस तरह से हमने समझाया था आपको, है ना, कि कितने चरण होते हैं। विग्लो ने बांटे हैं 3 चरण में, राउडरी ने जो है पारिवारिक जीवन चक्र की संकल्पना की, विग्लो ने 3 और उपावस्थाएं 8। प्राथमिक में आपको हमने बताया था कि ये होती है प्रारंभिक अवस्था, स्थापत्य की अवस्था, इसमें विवाह होता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो धन समय मांग सब चीजों की कम होती है। विस्तार में क्या होता है, नवदंपत्ति जो होता है उसको बच्चे हो जाते हैं, बच्चे फिर स्कूल जाते हैं, फिर विद्यालय, फिर महाविद्यालय, फिर बिजनेस के लिए। तो इस तरह से जो नवदंपत्ति होता है उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उनको समय की मांग बढ़ जाती है, उनकी धन की मांग बढ़ जाती है। इस तरह से आपने समझा था। फिर तीसरी अवस्था संकुचित अवस्था है, जिसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं,
और वो जो माँ बाप होते हैं नव दंपति वो अपनी जगह वैसे ही रह जाते हैं, उनको फिर ज़्यादा धन की भी आवश्यकता नहीं होती, समय भी उनके पास भरपूर होता है। तो इस तरह से आपने तीनों अवस्थाएं समझी थी, आप इस तरह से आप आंसर करेंगे। वित्तीय बोझ सबसे कम होता है, कब होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्धावस्था, है ना। युवावस्था में वो दूसरी अवस्था में चल रहे होते हैं, उनको अपने बच्चों का पालन पोषण भरण पोषण करना होता है, तो उनको धन की समय की मांग बहुत अधिक होती है। सॉरी, है ना। तो देखिए, चलिए फिर जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गृह सज्जा में प्रकाश का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखते हैं प्रकाश का उपयोग किस लिए करते हैं हम। और यह क्या सीरीज का आखिरी प्रश्न भी है। ए है खर्च बढ़ाने हेतु, बी है सौंदर्य और कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु, सी है ताप बढ़ाने हेतु, डी है गंध नियंत्रण हेतु, फिर है बी, सॉरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य और सौंदर्य और कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु, है ना। हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग? तो गृह सज्जा में प्रकाश का प्रयोग। प्रकाश का प्रयोग क्यों करते हैं? सौंदर्य और कार्य क्षमता को बढ़ाना। देखिए अगर प्रकाश, एक मिनट, देखिए पीडीएफ ही बंद हो गई पूरी, बस आ रहे हैं हम, देखिए अपनी, हाँ देखिए आ गए, ठीक है। तो क्या है कि क्वेश्चन, गृह सज्जा में प्रकाश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए किस लिए करते हैं? सौंदर्य और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। कार्य क्षमता इसलिए बढ़ी, जैसे उचित प्रकाश व्यवस्था होगी। अगर रात्रि के समय जैसे मान लीजिए हम बैठे पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अगर उचित प्रकाश व्यवस्था नहीं है तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर उचित प्रकाश व्यवस्था है, इजी वे में हम हर चीज कर सकते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ गई। सौंदर्य बढ़ता है, क्योंकि देखिए सजावट में भी हम प्रयोग करते हैं प्रकाश का, तो हमारी सौंदर्यता बढ़ती। सौंदर्यता तो आप समझ जाते हैं, लेकिन कार्य क्षमता आपको लगता है कि इससे क्या मतलब है प्रकाश से, इसलिए हमने समझा दिया इसको, ठीक है। तो चलिए देखिए फिर इस तरह से हमारी जो है ये क्वेश्चन टोटल जो है शायद 125 ना होकर के कितने थे, हम आपसे बता दें 127 क्वेश्चन थे पूरी सीरीज में, पूरे होम मैनेजमेंट के टॉपिक से थे। और बहुत ही देखिए इनका स्तर देख लीजिएगा, बिल्कुल टीजीटी स्तर का है, कोई कहीं घुमाव नहीं, सीधे सीधे प्रश्न बताए गए, सीधे सीधे आंसर, ना ही तो कोर्ट के प्रश्न है, और बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं, बहुत ज्यादा हल्के में भी नहीं, मीडियम में है आपका। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मैराथन आज की टॉपिक की चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, तब फिर हम अपनी क्लास प्रोवाइड करेंगे। और देखिए कल संडे है, कल लाइव क्लास वैसे तो देखते हैं 6 बजे ही हम आएंगे, या फिर अगर कोई भी जो है मेरी देखेगा क्लास तो अगर कमेंट करेगा तो हम फिर उसको दोपहर में भी लाइव क्लास में आ सकते हैं। वैसे तो हमने कोई सूचना दी नहीं है, तो हम 6 बजे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मैराथन क्लास में, उसके अलावा कल लाइव क्लास में मिलते हैं अपने उसी टाइम पर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।